दोस्तों, मेंटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं बता रही हूँ बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। ये वो मानसिक बीमारी होती है जहाँ पीड़ित व्यक्ति दोहरा दोहरा जीवन जीता है। एक अवस्था होती है जिसमें कि उसके भीतर जीवन के प्रति बहुत उत्साह होता है, बहुत एनर्जी होती है, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी होती है। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी में वो सही गलत किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी निकालता है, जिसे डॉक्टरी भाषा में मेनिया कहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ समय बाद फिर उसमें डिप्रेशन होता है, यानी कि ज़िंदगी के प्रति पूरी उदासीनता। मेनिया की बिल्कुल उलट स्थिति। आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि बाइपोलर यानी कि दोहरी ज़िंदगी से पीड़ित व्यक्ति के अंदर या तो बहुत एनर्जी होती है कभी, जो कि नुकसानदेह है, या फिर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, ये भी नुकसानदेह है। कभी कभी तो स्थिति ऐसी भी होती है कि नॉर्मल होने की स्थिति में उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने मीनिया की स्थिति में उस ज़्यादा एनर्जी वाली स्थिति में क्या किया, सही किया या गलत किया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की ज़िंदगी बहुत क्रिटिकल हो जाती है, जिसका कि इलाज बहुत ज़रूरी होता है। जल्दी से जल्दी बाइपोलर से ग्रस्त व्यक्ति को मनोचिकित्सक या साइकेट्रिक के पास ले जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि समय पर उसका इलाज हो सके और वो भी नॉर्मल जीवन जी सके। अपनों का प्यार, परिवार का प्यार तो एज़ यूजुअल ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही इस समस्या में डॉक्टरी इलाज भी बहुत ज़रूरी है। इस समस्या के बारे में लिखते समय बचपन में संजीव कुमार की एक मूवी जानी दुश्मन बार बार याद आ रही है। तब समझ में नहीं आई थी बात, अब समझ में आता है कि उसको बाइपोलर की समस्या थी, जिसमें वो रात को इतने भयानक तरीके से दुल्हनों के मर्डर करता है और दिन में नॉर्मल जीवन जीता है। उसे कुछ याद ही नहीं रहता। हाल ही में अभिषेक बच्चन की भी एक वेब सीरीज़ देखी इसी विषय पर, ब्रीद इनटू द शैडोज। सचमुच बाइपोलर एक गंभीर समस्या है और समय रहते इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमेशा की ही तरह आज की कहानी भी एक रियल अनुभव पर ही बेस्ड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी और कहानियों की तरह आपको ये कहानी भी बहुत अच्छी लगेगी और आप इससे फ़ायदा उठाकर अपनी और अपनों की मदद कर सकेंगे। और इस कहानी को मैंने टाइटल दिया है ज़िंदगी ज़िंदगी। इस बार करीब 5-6 महीने बाद देखा होगा शशांक ने रावी को, या शायद शादी के बाद पहली बार। उसकी शादी वाली रात ही तो वो चला गया था यूएस, कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के साथ। पिछले हफ्ते ही तो वापस आया था और आने के साथ ही लगातार फ़ोन पर फ़ोन, कब आ रही है मायके, कब आ रही है मायके। मैं तो सोच रहा था कि मैं आऊँगा तो तुम यहीं मिलोगी मुझे घर पर। शादी क्या हुई, बचपन के दोस्त को ही भूल गई, नहीं तो दिल्ली से गाज़ियाबाद है ही कितनी दूर, वगैरह वगैरह वगैरह। कितनी ही बेसिर पैर की बातें और कितनी ही बेबुनियाद ताने, पर उसे हक था रावी से कुछ भी कहने का, और रावी को भी। अब तक की ज़िंदगी में एक वही तो दिया था ईश्वर ने उसे, इतना अपना कि ना बातों का कोई दायरा था ना सोचों का। जहाँ स्नेह था, प्यार था, फिक्र थी, चिंता थी, सब कुछ तो था एक दूसरे के लिए। और दोनों के घर वाले चाहते भी थे कि हमेशा हमेशा के दो पड़ोसी हमेशा हमेशा के लिए बंधन में भी जुड़ जाएं, रिश्तेदार भी बन जाएं। पर वो दोनों ही राज़ी नहीं हुए थे। अपने इस रिश्ते को वो किसी नाम में बांधकर उसकी गहराई को किन्हीं सीमाओं में नहीं बांधना चाहते थे। बहते सागर, बहते समंदर सा बस अपने प्यार को, अपनी दोस्ती को यूं ही बेरोक टोक अनवरत बहने देना चाहते थे। सो बार बार फ़ोन के बावजूद भी उसके आने के चौथे दिन वो गाज़ियाबाद आ पाई उससे मिलने। शशांक उसे अपने घर ही मिल गया था। उसे देखकर बुरी तरह चौंका। ये क्या हालत बना रखी है तुमने रावी, इतनी कमज़ोर, इतनी बीमार सी लग रही हो तुम, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि शादी के बाद अलग ही रूप देखने को मिलेगा तुम्हारा, मगर यहाँ तो तुम पहचानने में ही नहीं आ रही हो। गौरव जी खाने पीने को नहीं देते क्या? वो किसी से कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शशांक के इस तरह सबके सामने पूछने पर उसे रोना आ गया। मम्मी, पापा, छोटी बहन सब उसे यूं रोता देख सकते में आ गए। क्या हुआ रावी, क्या हुआ?
क्या हुआ? रावी रावी होने लगी चारों तरफ से, तो वो घबरा कर रोती हुई अपने कमरे में आ गई। मम्मी पापा को इशारे से समझाते हुए शशांक भी उसके पीछे पीछे आ गया। रावी की ये हालत देखकर उसकी तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। रावी यहाँ 2-3 दिन के लिए आई थी और उसके साथ उसने अपने सारे पुराने अड्डों पर जाने के प्लान्स बनाए थे, मगर रावी को पता था कि अब शशांक बिना सब जाने उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो उसका लाया पानी पीकर खुद को संभाल कर वो खुद ही बोली, मुझे गौरव का नेचर समझ नहीं आता शशांक। नेचर समझ नहीं आता मतलब? क्या तुम्हारे संग बुरा बर्ताव करता है वो? मेरी तो एक ही बार बात हुई है उससे, जब वो लोग तुम्हें पहली बार देखने आए थे। बहुत हंसमुख, बहुत शौकीन और बहुत अच्छे व्यवहार का लगा था मुझे तो वो। उसके बाद तो मेरी ऐसी कोई बात नहीं हो पाई कभी उससे। तुम्हारी शादी के वक्त भी अपनी यूएस की जाने की तैयारी में ही लगा रहा बस। तब तो हम सबको भी अच्छे लगे थे शशांक। मैं तो बल्कि शादी से पहले कई बार और भी मिली थी उनसे। हमेशा बहुत ही खुश मिजाज लाइफ को जीने वाले, हर तरह से बहुत अच्छे लगे थे। लेकिन असली रूप तो उनका शादी के बाद ही देखने को मिला। ऐसा लगता मानो उन्होंने अपने चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा रखा है। बाहर वालों के सामने कुछ और घर के अंदर कुछ और। जैसे एक नहीं, दो जिंदगी एक साथ जी रहे हों वो। जिंदगी, एक घर की जिंदगी तो दूसरी घर के बाहर की जिंदगी। क्या कह रही हो रावी? जिंदगी, दो चेहरे, घर की बाहर की। यार एक जिंदगी है तो एक ही रहेगी ना, ये एक में दो जिंदगी कैसे? क्या कह रही हो तुम? मतलब पागल हो क्या? हाँ, लग रहा है। सचमुच ही पागल होती जा रही हूँ मैं इनके साथ रह के। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। उनके साथ कहीं घूमने जाओ, लोगों से मिलो तो वो इतना खुश नज़र आते हैं कि यकीन ही नहीं होता कि ये वही गौरव हैं जो अभी थोड़ी देर पहले तक घर में ऐसे ही खोए खोए और उदास उदास थे कि मानो उनमें जीवन ही ना हो बिल्कुल, जैसे इस दुनिया में ही ना हो बिल्कुल। शुरू में तो मुझे लगता था कि शायद मेरा भ्रम है। अब घर में खाली हर समय मुझसे क्या बात करें। लेकिन वही गौरव पार्टी में जाते ही, लोगों से मिलते ही ऐसे बदल जाते हैं यार। इतनी एनर्जी आती है अचानक उसमें कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। उस वक्त तो ना वो समय देखते हैं ना जगह। बस मुझे बहुत डर लगता है उनके साथ कहीं जाने से। फिर अच्छा लड़का है समझकर पापा मम्मी ने भी बस चट मंगनी पर शादी कर दी। इस चक्कर में फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी रह गए मेरे। गौरव ने कहा पापा मम्मी से कि अरे क्या हुआ, शादी के बाद दे देना, जितना चाहो उतना पढ़ लेना। पर तब से इन्हीं सब में उलझ रही हूँ, उलझे जा रही हूँ। पढ़ाई पूरी करने का होश ही कहाँ है। इसके आगे वो और कुछ नहीं कह पाई। शशांक समझ रहा था उसकी बात। वो चिंतित सा होकर कुछ गुस्से में भी बोला, ये तो सरासर धोखाधड़ी है ना रावी। फिर उन्हें शादी से पहले बताना चाहिए था ना सब कुछ, ये सब जिसे खुद ही ना एहसास हो कुछ, वो भला किसी को क्या बताएगा। आई डोंट थिंक कि उनके पेरेंट्स को भी उनकी हालत पता है। तो क्या गौरव को अपनी इस दोहरी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता? कुछ तो याद रहता होगा ना। हाँ, कुछ तो एहसास है शायद उन्हें, पर उसके बाद काफ़ी थकान भी लगती है ना उन्हें। पर फिर बिल्कुल शांत से हो जाते हैं। पता नहीं यार, कुछ कह नहीं सकती, मुझे कुछ नहीं पता। कभी उन पर गुस्सा आता है तो कभी तरस भी। अब तक सोच रही थी कि इनसे ही बात करूंगी आराम से, शायद कुछ बताएं इस बारे में। लेकिन अभी 3-4 दिन पहले इनकी एक कलीग घर पर आई। परेशान सी होकर बोली, गौरव की तबीयत तो ठीक है ना रावी? आजकल बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं ऑफिस में, स्पेशली लड़कियों के साथ। आई थॉट कि तुम्हें बता दूं, वो तो ऐसा नहीं था पहले। आई थिंक यू शुड कंसल्ट सम साइकियाट्रिक। कुछ तो प्रॉब्लम है। कभी बहुत शांत तो कभी एकदम से बहुत वायलेंट सा हो जाता है वो। तब से ही मैं बहुत वरीड हूँ शशांक। उसी ने फिर बताया कि ये कोई बाइपोलर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके एक रिलेटिव को भी हुई थी। ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कई सालों से एक ऑफिस में है तो उसने किसी और से न कहकर मुझे ही बताया आकर। तुम चिंता मत करो रावी, चिंता तो देखो किसी बात का भी कोई हल नहीं।
मैं एक साइकियाट्रिक को जानता हूँ, मेरा एक जान पहचान है, उसी की सिस्टर है यहाँ गाज़ियाबाद में। चलते हैं, उससे कंसल्ट कर लेते हैं। आजकल ज़िंदगी में इतनी टेंशन्स हो गई हैं यार कि ये साइकियाट्रिक खूब चल रहे हैं। देखें वो क्या कहता है इस बारे में, क्या बताती है। सॉरी, वो लड़की है ना, नेट की जानकारी तो आधी अधूरी ही लगती है। दोस्तों, फिर शशांक के साथ रावी उस साइकियाट्रिक के पास गई, मनोचिकित्सक के पास गई। उसने भी इस दोहरी ज़िंदगी को बाइपोलर का ही नाम दिया। रीज़न वही कि शायद पास्ट की ही कोई ऐसी घटना जिससे डर कर पेशेंट दोहरी ज़िंदगी अपना लेता है। शुरू में तो महसूस नहीं होता, लेकिन जब समस्या बढ़ जाती है तो उसका असर दूसरों पर पड़ने लगता है, जैसा कि गौरव के केस में हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है इन समस्याओं में कि पेशेंट को लगता ही नहीं कि ऐसी कोई गलत बात है उनके साथ। वो राज़ी ही नहीं होता डॉक्टर के पास जाने को। और बाइपोलर की समस्या में डिप्रेशन की तरह सिर्फ काउंसलिंग से ही काम नहीं चलता, बाकायदा मेडिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। उस डॉक्टर ने तो साफ कह दिया कि गौरव को लाना पड़ेगा और तभी इलाज संभव है। अब यही एक यक्ष प्रश्न था रावी के सामने कि गौरव को कैसे राज़ी करे वो यहाँ लाने को। लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। शशांक ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रही है तो सब ठीक हो ही जाएगा ना। उसे किसी तरह बस गौरव को उसकी कंडीशन का एहसास कराना होगा, उसे डॉक्टर के पास ले चलने को राज़ी करना होगा। परिवार वालों और शशांक के हिम्मत दिलाने पर रावी में भी कुछ हिम्मत आई। बाई चांस उन्हीं दिनों रावी के इन-लॉज भी उनके पास रहने आए। अब चूंकि रावी थोड़ा सतर्क थी तो उसने महसूस किया कि गौरव के पापा का बिहेवियर घर में सबके प्रति कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग था, स्पेशली उसकी मम्मी के साथ। वो एक हाई क्लास ऑफिसर रहे थे ये, मगर उसकी मम्मी एक कम पढ़ी लिखी और छोटे शहर की थी। उसके पापा उन्हें अपने लायक समझते ही नहीं थे। जब तक उनको ह्यूमिलिएट करते रहते थे। कभी ऑफिशियल बड़ी पार्टी में उन्हें ले जाना हो तो मम्मी की शामत ही आ जाती थी ताने सुन सुनकर। इतना तो एक बार शादी के बाद गौरव ने ही उसे बताया था, जब उसने देखा था कि घर के बाहर के सारे फैसले पापा जी ही लेते हैं, मम्मी जी तो बस उनकी बातों का पालन करती हैं चुपचाप। तो रावी के पूछने पर बताया था इतना सब कुछ उसने। तब उसने ऐसे ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचा था इस बारे में। पुराने लोग ज़्यादातर ऐसा ही करते थे। उसने बहुत घरों में ऐसा देखा और सुना था। लेकिन अब जबकि समस्या उसकी अपनी ही थी तो इसी बात को थोड़ा और जानने के लिए उसने एक रात बहुत समझदारी से ये बात छेड़ ही दी गौरव के आगे कि पापा जी मम्मी जी को आज भी कुछ नहीं समझते, जब मम्मी जी कितनी सहनशील हैं, जो इतनी खामोशी से पापा जी की ज़्यादतियाँ सहती हैं। अपनी मम्मी शायद गौरव के लिए बहुत मायने रखती थीं। प्यार से छेड़े गए इस विषय पर वो फिर बोलता ही चला गया। उसी ने बताया फिर कि बचपन से ही पापा के इस तरह के व्यवहार से उसे बहुत डर लगता था। घर में उसकी एक छोटी बहन भी थी। दोनों भाई बहन बस हर समय डरे ही रहते थे पापा से, और तब तो और भी ज़्यादा जब पापा मम्मी को उल्टा सीधा बोलते थे। तो इसी डर डर में घर में कोई कुछ बोलता ही नहीं था। बस पापा ही बोलते थे और बाकी सब उनको आंख मूंद कर फॉलो करते थे। इसी का असर हम दोनों भाई बहन में आ गया। हम लोग घर पर खामोश रहते और बाहर जाकर अपनी पूरी भड़ास निकालते। बहन तो किस्मत से अच्छी ससुराल चली गई और वो नॉर्मल ही रही, मगर रावी मेरे मन से मेरे बचपन की याद है। माँ का अपमान, वो पापा का डर, कुछ नहीं निकलता। अब तो पापा रिटायर्ड हो गए हैं, ना वो अफसरी शान शौकत रही और ना पापा के वो तेवर। अब सब ठीक है, मगर मौका लगते ही रावी ने कह दिया कि नहीं गौरव, सब ठीक नहीं है अभी भी। उस बचपन का असर तुम्हारे दिलो दिमाग पर इतना हावी हो गया है कि वो तुम्हारे साथ हम सबकी ज़िंदगी पर भी बुरा असर डाल रहा है। गौरव ने जब चौंक कर रावी से पूछा, क्या मतलब? कुछ किया है क्या मैंने इस बीच? ये तो मुझे एहसास है कि मैं कुछ डिप्रेशन में रहता हूँ अपने पास्ट की वजह से, लेकिन बाकी और कुछ?
और फिर उन लम्हों में दोस्तों, गौरव का हाथ अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से रावी ने उसे थोड़ा थोड़ा डॉक्टर, बाइपोलर, दोहरी ज़िंदगी, ऑफिस सबके बारे में बताया। सुनकर गौरव बहुत चौंका भी और शर्मिंदा सा भी हुआ। उसने तुरंत रावी से सॉरी कहा और फिर उसका साथ में मांगा इस समस्या से बाहर आने के लिए। रावी ने उसी प्यार और उस पर अपने पूरे यकीन के साथ उससे कहा, अरे मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ गौरव, तुम कभी अपने को अकेला मत समझना। मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती तो तुम भी तो मेरा साथ देते ना। वो सब बातें छोड़ो, मत सोचो ज़्यादा, बस अपना इलाज करवाने में मेरा साथ देना। मेडिकल साइंस आजकल क्या क्या नहीं कर रही। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर तुम कोऑपरेट करोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। और फिर 2-4 दिन में पेरेंट्स के वापस चले जाने के बाद रावी ने शशांक से कहा कि वो डॉक्टर से वक्त ले ले। वो गौरव को लेकर गाज़ियाबाद पहुंच रही है। इस बार जब रावी अपने पूरे यकीन के साथ घर पहुंची तो सबको उसे देखकर बहुत तसल्ली हुई। मंजिल तक पहुंचने तक का रास्ता साफ साफ दिखने लगे तो उसकी खुशी का असर चेहरे पर अपने भाव छोड़ ही देता है। और फिर ज़िंदगी की उस खुशनुमा मंजिल तक पहुंचने का सफ़र शुरू हुआ। एक दूसरे के साथ डॉक्टर के प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, अपनों के हौसले और स्नेह के साथ, शशांक जैसे दोस्त की शुभकामनाओं के साथ। वक्त तो निसंदेह लगना ही था, लगा भी, मगर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे रियल अनुभव के ये दोनों किरदार रावी और गौरव आज बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। हमेशा कहती हूँ, आज फिर कहूँगी कि अपनों का साथ और प्यार है तो आदमी बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। और अपनों से प्यार करिए, उनका साथ दीजिए और निकाल लाइए उन्हें किसी भी मुश्किल से बाहर। हाँ, साथ ही मुझे भी देते रहिए अपना साथ और स्नेह, और करते रहिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। आपको बहुत थैंक यू। अगली कहानी तक नमस्कार और टेक केयर।